हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे कब 85वां भाग। ईशानी ने रणविजय के भेजे हुए लिफाफे को खोलकर देखा। लिफाफे के अंदर कुछ फोटोग्राफ्स और हॉस्पिटल की रिपोर्ट थी। इन फोटोग्राफ्स में रणविजय को मानसी के साथ बिल्कुल नजदीक साफ साफ देखा जा सकता था। इतना ही नहीं, एक फोटोग्राफ में तो रणविजय ने मानसी को इस तरह नजदीक से पकड़ा था जिसमें कि उसके चेहरे की चिंता साफ साफ देखी जा रही थी। हर एक फोटोग्राफ में रणविजय की मानसी के प्रति कोमल भावना ही दिखाई जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ हैं। ईशानी को एक पल के लिए ईशानी कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर रणविजय ने उसे ऐसे फोटोग्राफ्स क्यों भेजे हैं। पर जैसे ही उसकी नज़र डॉक्टर की रिपोर्ट पर गई तो ईशानी के कदम लड़खड़ा गए। ये मानसी की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी जिसमें कि उसे पॉजिटिव बताया था और साथ में डॉक्टर के कुछ टेस्ट के लिए जो परमिशन पेपर बनाए गए थे उसमें बच्चे की फादर की जगह रणविजय के सिग्नेचर थे। ईशानी इन सिग्नेचर को धुंधली आंखों से भी पहचान सकती थी। ईशानी वही टेबल के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। एक एक करके उसके दिमाग में वह सारे दृश्य तैरने लगे जो कि उसने अब तक महसूस किया था। रणविजय का ये पूछना कि अगर तुम्हें पता चले कि मेरी किसी लड़की के साथ संबंध है तो तुम क्या करोगी। तो कभी रणविजय के कोर से उठती फीमेल सेंट की खुशबू, हमेशा उसका देर से आना और एक इमरजेंसी कॉल के नाम पर आधी रात को ही भाग जाना। कभी कभी तो वह इन सब के बीच में अपनी बेटी जिंदगी को भी नज़रअंदाज कर देता था क्योंकि मानसी के प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशन थे और इसी के कारण रणविजय को बार बार मानसी के पीछे जाना पड़ता था। रिपोर्ट देखने के बाद अब इन सब चीज़ों के बारे में ईशानी को समझ आ रहा था। मम्मा क्यों रो रही हो? नन्ही शिवी ने ईशानी को हिलाते हुए पूछा। कुछ नहीं बेटा, थोड़ा थक गई हूँ ना, और टेबल से मेरे पैरों में चोट लग गया है। ईशानी ने झट से सारे फोटोग्राफ लिफाफे के अंदर करके शिवी को गोद में उठा लिया। वह नहीं चाहती थी कि शिवी इन सब फोटोग्राफ्स को देखे क्योंकि तस्वीरों में वह मानसी को भले ही ना पहचाने लेकिन रणविजय को जरूर देखते ही पहचान जाती और इसके बाद शिवी के सवालों का जवाब दे पाना ईशानी के लिए अभी तो संभव नहीं था। तो फिर तुम आराम करो, मैं यहाँ बैठकर ड्राइंग बनाती हूँ, बिल्कुल भी आवाज नहीं करूँगी, तुम सो जाओ मम्मा। शिवी ने जबरदस्ती ईशानी को सोफे पर बैठा दिया और उसे सुलाने लगी और खुद वहीं पर बैठकर अपनी ड्राइंग बुक निकाल दी। सोफे पर लेटे हुए ईशानी बहुत चिंता में थी। रणविजय ने साधना जी से भी मिलना शुरू कर दिया था। ये बात ईशानी जानती थी। साधना जी मानसी को पसंद करती हैं, ये बात भी ईशानी जानती थी। रणविजय अपने रिश्ते साधना जी के साथ फिर से सुधारना चाहता है, ये बात भी ईशानी को समझ में आ रही थी। ईशानी को साधना जी से कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, जबकि साधना जी का व्यवहार ईशानी के प्रति बिल्कुल ठंडा था। तो क्या फिर से साधना जी के दबाव में आकर रणविजय ने ऐसा कदम उठा लिया है? एक बार रणधीर जी के प्रपोजल के बारे में भी रणविजय ने बातों ही बातों में ईशानी को बताया था कि तुम चाहो तो ईशानी को अपने साथ रख सकते हो, पर तुम्हें शादी हमारी मर्जी से करनी पड़ेगी। तो क्या रणविजय ने उन लोगों के प्रस्ताव को मान लिया और मानसी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर ली। लेकिन ईशानी की जिंदगी का फैसला करते वक्त उसने एक बार भी ईशानी से बताना या ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा। ईशानी की जिंदगी का हर फैसला रणविजय से जुड़ा हुआ था और मासूम शिवी को तो वह अपनी जिंदगी ही कहता था। रणविजय को कभी भी दूसरे बच्चे की चाह नहीं थी क्योंकि वह अपनी जिंदगी के प्यार में कोई बंटवारा नहीं चाहता था। वह अपना सारा प्यार अपनी जिंदगी पर उड़ना चाहता था। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि रणविजय ने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला लेते समय अपनी बेटी, अपनी जिंदगी को भी नज़रअंदाज कर दिया? क्या इसी कारण से वह जिंदगी के बार बार फोन करने के बाद भी रणविजय जल्दी घर नहीं आ पाता था? कई बार तो शिवी रणविजय का इंतजार करते हुए ही सो जाती थी। रणविजय से मिले इस धोखे से ईशानी बुरी तरह से टूट चुकी थी।
वह रणविजय से पूछना चाहती थी, लेकिन रणविजय पिछले 10 दिनों से गायब था। उसने ईशानी से एक बिजनेस ट्रिप में आउट ऑफ कंट्री जाने की बात कही थी, पर फोटोग्राफ्स बता रहे थे कि वह दिल्ली में ही था। न ही उसका फोन मिल रहा था और न ही उसका पता चल रहा था। ईशानी के आंख से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। शिवी ने जब ईशानी को रोते हुए देखा तो झट अपने छोटे छोटे हाथों से उसके आंसू पोंछने लगी। मम्मा, बहुत दर्द हो रहा है क्या? पापा को फोन करूं? शिवी ने पूछा। ना बेटा, ये दर्द तुम्हारे पापा का ही दिया हुआ है, पर अब मैं ठीक हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ जो हो। ईशानी ने शिवी को अपनी गोद में समेट लिया। शिवी को ईशानी की बातें समझ में तो नहीं आई, पर ममता की आंचल में वह अपने सवालों को भूल गई। मुझे मजबूत बनना ही होगा, अपने लिए ना सही, शिवी के हक के लिए। अपने आप को मजबूत करते हुए ईशानी ने अपनी जिंदगी का फैसला खुद लिया और रणविजय के खिलाफ तलाक की अपील कोर्ट में दायर कर दी। रणविजय अब कुछ पूछने का मतलब ही नहीं बचा था, क्योंकि लगातार पूछने के बाद भी रणविजय ने उसे कुछ नहीं बताया था। तो अब सच्चाई अपनी आंखों से देखकर वह उससे कुछ पूछना भी नहीं चाहती थी। पर हकीकत तो इससे कोसों दूर थी। रणविजय मानसी के साथ हॉस्पिटल में जाता जरूर था, रात भर रुकता भी था, लेकिन कारण ये था कि उस वक्त आशुतोष इंडिया में नहीं था। आशुतोष अधिराज जी को लेकर अमेरिका गया हुआ था। मानसी के जिन मेडिकल लीगल पेपर पर रणविजय ने बच्चे के फादर के रूप में अपने सिग्नेचर किए थे, उसके पीछे भी यही कारण था कि अभी आशुतोष और अनन्या के रिश्ते का कोई फैसला नहीं हुआ था और आशुतोष यहाँ पर था भी नहीं। टेस्ट जरूरी था और हॉस्पिटल रॉयल्स राजपूताना के ट्रस्ट के अंदर ही चलता था, इसलिए उसने गार्जियन सिग्नेचर किए थे। पर भेजने वाले ने गार्जियन काटकर फादर पर सही का निशान लगा दिया था। इधर रणविजय की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। अधिराज जी जब स्वास्थ्य लाभ करके वापस लौट आए तो उनके साथ आशुतोष भी वापस आ गया था। आशुतोष के पास मानसी की सुरक्षा छोड़कर जब वापस रणविजय अपने घर आया तो ईशानी ने उसके हाथ में तलाक का नोटिस थमा दिया। यह क्या है? रणविजय ने ईशानी से पूछा। खुद पढ़ लो। रणविजय ने जब पेपर खोलकर पढ़ा तो उसका दिमाग ही घूम गया था। पिछले 15 दिन की लगातार दिन रात की भागदौड़ के बाद वह घर पर आया था और घर पर कुछ पल आराम करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ईशानी अलग ही मोर्चा खोलकर बैठी थी। ना पूछना ना समझना, सीधे ना तलाक का नोटिस थमा दिया। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? रणविजय ने सीधे ईशानी से पूछा। दिमाग तो पहले खराब था, अब जाकर सही रास्ते पर आया है। ईशानी ने भी पलटकर जवाब दिया। कहना क्या चाहती हो तुम? रणविजय ने पूछा। अब मैं तुमसे कुछ भी कहना और पूछना नहीं चाहती, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा की तरह चुप लगा जाओगे। मैंने पेपर पर सिग्नेचर कर दिए हैं, तुम इसे क्लियर कर दो। ईशानी कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, पर इतना तो बता सकती हो ना कि आखिर ऐसा तुम क्यों कर रही हो। ईशानी की इस डिमांड से रणविजय परेशान हो उठा था। उसे समझ ही में नहीं आ रहा था कि वह अपना घर आखिर टूटने से कैसे बचाए। पर इन सब से पहले उसे ईशानी के इस व्यवहार का कारण भी जानना था। बिल्कुल बता सकती हूँ, पर पहले तुम ये बताओ कि तुम मानसी के साथ क्या करते हो। ईशानी के मुंह से मानसी का नाम सुनते ही रणविजय को समझ में आ गया कि मलिक ने अपनी चाल चल दी है और अब उसकी कोई भी दलील ईशानी के आगे नहीं चलेगी। देखो, मैं मानसी को सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा मानसी के साथ मेरी कोई संबंध नहीं है, रणविजय ने साफ कहा। उद्धरण चिन्ह ... और उसे तुम प्रोटेक्ट करना क्यों चाहते हो? ईशानी ने पूछा। क्योंकि वह प्रेग्नेंट है, रणविजय ने बताया। उद्धरण चिन्ह ... और वह बच्चा किसका है? ईशानी के पास सवालों की लंबी चौड़ी लिस्ट थी। यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। रणविजय को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस सवाल का वह क्या जवाब दें, क्योंकि अभी उसके हाथ कुछ ऐसा लगा था कि बच्चे के बाप के नाम पर वह खुद उलझ चुका था। क्यों नहीं बता सकते? हर जगह उस बच्चे को अपना नाम दे सकते हो।
लेकिन उसके उस बच्चे के असली पिता का नाम मुझसे क्यों छुपाना चाहते हो? ईशानी ने रणविजय के आगे मेडिकल लीगल पेपर रखते हुए पूछा। ईशानी को अभी आधी सच्चाई बताकर रणविजय अपने पिछले 7 महीनों की मेहनत बर्बाद नहीं करना चाहता था। बहुत मुश्किल से आशुतोष और अनन्या का रिश्ता अब जाकर अमेरिका में 6 महीने एक साथ रहने के बाद पटरी पर आया था। आशुतोष खुद अनन्या को सारी बातें सच सच बताकर माफी मांगना चाहता था और इन्हीं मेडिकल लीगल पेपर में रणविजय के हाथ एक ऐसा सबूत लगा था जिससे कि उसे पता चला था कि मानसी के होने वाले बच्चे का पिता आशुतोष नहीं है। पर अभी यह पूरी तरह से खबर कंफर्म नहीं थी। रणविजय सारे टेस्ट करवाकर मानसी के इस ट्रैप को तोड़ना चाहता था। उसे मानसी पर शुरू से ही शक था, इसलिए उसने मानसी को अपने साथ रखकर उस पर कड़ी नजर रखी थी। उसने मसूरी के होटल स्टाफ को भी अपने कब्जे में लेकर कड़ाई से पूछताछ की थी, जहां पर उसे कई चौंकाने वाले तथ्य सामने नजर आए थे। पर अभी बहुत कुछ चीजें उलझी हुई थी, कुछ ऑन प्रोग्रेस पर थी। तो फिर ईशानी से वो कैसे सही बात बता सकता था? और अगर मलिक उसके घर तक इन पेपर को भिजवा सकता था, तो क्या इन दोनों के बीच हो रही बातचीत को पता करना उसके लिए मुश्किल था? इसका सीधा मतलब था कि उसके घर के या फिर ऑफिस के स्टाफ में फिर कोई मलिक का आदमी घुस चुका है, इसलिए वह चुप लगा गया। अब उसके दिमाग में ईशानी और जिंदगी की सुरक्षा को लेकर एक दूसरे चिंता चलने लगी थी। रणविजय को अपनी ही सोचों में उलझते हुए देखकर ईशानी और चिढ़ गई थी। रणविजय और ईशानी के बीच अभी झगड़ा हो ही रहा था कि उसी समय आदित्य अपनी शादी का कार्ड लेकर इनके घर आया था और आदित्य के सामने ही ईशानी ने रणविजय से झगड़ा किया। गुस्से में रणविजय घर छोड़कर बाहर निकल गया, पर रणविजय की इस हरकत ने आदित्य को काफी उलझा दिया था। अब आदित्य किसी भी कीमत पर रणविजय से पूरी सच्चाई जानना चाहता था और ना बताने पर उसने नव्या को बुलाने की या फिर अधिराज जी से सारी बात बताने की धमकी भी दे डाली थी। थक हार कर रणविजय ने आदित्य को सारी सच्चाई बता दी, जबकि आदित्य तो मलिक के इस पूरे प्लान को समझ ही नहीं पाया था। आखिर क्या था मलिक का प्लान? जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।